Hello everyone. In today's session, we will continue our discussion of human reproductive system, and in this part, we will discuss the male reproductive structures. Okay, so as we have seen in the previous video, there are five major part in male reproductive structure. So we will discuss each of them in detail. Okay. रिगार्डिंग आवर सिलेबस अपने सिलेबस के अंदर जितना डिस्कशन है उससे थोड़ा और डिप में जाएंगे, बट वी विल स्ट्रिक्टली कन्फाइंड आवर सेल कि अपन ज़्यादा डीप में ना जाए नॉलेज के हिसाब से, बिकॉज सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ टेस्टिस है, जो हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है. उसके अंदर द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ पेयर ऑफ टेस्टिस. ओके, सो जो टेस्टिस होते हैं वो सिंगल नहीं होते ह्यूमन के अंदर, दे आर इन टू इन नंबर. ओके, and second point is where it is found. It is found outside the abdominal cavity. What is abdominal cavity? जो abdominal region है डायफ्राम के नीचे, तो उसको अपन एब्डोमेन कहते हैं ना. तो उसके बाहर होता है. जैसे कि किडनी ले लो, वो इनसाइड है, अंदर है बॉडी के, है ना. बट जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं. और इसकी वजह क्या है, आप इधर देख रहे हो कि यहाँ लिखी हुई है डिक्रीज, यहाँ पे इंडिकेशन है डिक्रीज इन 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. जो हमारा बॉडी का नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए. ठीक है, उस टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, तो वो टेम्परेचर से अपने को अगर बॉडी इसलिए एक उसने अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन करा और स्क्रॉटल सेक्स जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं उसके अंदर टेस्टिस रहता है, सो डैट कि जो बॉडी का इंटरनल जो कंटिन्यूस टेम्परेचर है जो हमारी बॉडी मेंटेन करती है. आज वी आर थर्मो रेगुलेटर, तो अपन मेंटेन करते हैं ना, तो वो अपन क्या, तो जो बॉडी के बाहर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस बॉडी के अंदर से कम होता है, वहाँ पे ये स्पर्म फॉर्मेशन होता है. मतलब ऑप्टिमल कंडीशन है वहाँ के लिए. ठीक है, तो साइट हो जाएगी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. और रीज़न क्या हो जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको 2 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी का करंट टेम्परेचर है उससे कम चाहिए होता है, इसीलिए वो बाहर में है. ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्टिस आर द मेल गोनाड्स. ठीक है, गोनाड्स जो होते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन कराते हैं. ठीक है, मेल का है तो मेल गैमेट का. तो दे आर ऑल्सो द टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. वाई प्राइमरी? बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल प्रोसेस. ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो गैमेट फॉर्मेशन है वो तो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन पे ही. और वो कौन फॉर्म कर रहा है, टेस्टिस फॉर्म करता है. इसीलिए अपन लोग कहते हैं कि इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ओके, नेक्स्ट, अब ये 2 पॉइंट है जो मेल गोनाड के रिलेटेड कि वाई हमने इसको मेल गोनाड कहा है. क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ अ साइट फॉर मेल गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्म. और एक और है कि इसमें मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है. और टेस्टोस्टेरोन से आपको याद आया होगा, अभी अभी हमने प्यूबर्टी के लेक्चर टॉपिक को ख़त्म करा था, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, जैसे बॉयज़ के अंदर वॉइस के अंदर बॉयज़ का जो वॉइस के चेंजेस आते हैं, है ना, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर एंड आर्मपिट हेयर, है ना, और भी जो भी सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर जो भी इन्वॉल्व हैं, वो सबका जो रीज़न बनता है, जो उसका फोर्स जो उसको लाने के लिए बनता है, वो है टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, तो दैट ब्रिंग्स द चेंजेस इन द अपीयरेंस इन द बॉयज़ एट प्यूबर्टी. ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन एंड स्पर्म फॉर्मेशन दोनों कहाँ से हो रहे हैं, अपने गोनाड से हो रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया. ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर अपन ने इतना देखा कि इतने सारे वैलिड पॉइंट अपने बनते हैं. ठीक है, तो ये सारे देख लेना, डाउट आए तो कमेंट में बताना. ओके, नाउ सेकंड पार्ट, दैट इज स्क्रॉटम. स्क्रॉटम क्या होता है, टेस्टिस ऐसे खुले में तो नहीं हो सकते, है ना, ऑब्वियसली. तो उनको क्या करता है, एक पाउच, एक कवरिंग चाहिए होता है जो उनको कवर करे, प्रोटेक्ट करे, इंसुलेट करे, उस टेम्परेचर डिफरेंस को ना होने दे. ठीक है, पता चला अगर वो नहीं होगा, अगर ऐसा कोई, अगर वो एक पाउच और एक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा, तो जो ट्रॉपिकल रीजन में इंसान रह रहे हैं, ह्यूमन रह रहे हैं, फिर उनके वहाँ पे तो टेम्परेचर 50s और इक्वेटर वाले लाइन पे रहेगा, है ना, 40 और 50s के बीच में. तो फिर वहाँ तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो फिर तो स्पर्म फॉर्मेशन तो वहाँ हो ही नहीं पाएगी, है ना. तो इसीलिए स्क्रॉटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलेशन का काम करता है हीट के रेस्पेक्ट में.
ठीक है, और भी देखते हैं, और भी कैरेक्टर्स हैं इसके। पहला, क्या होता क्या है, इट इज़ अ पाउच ऑफ स्किन, स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ स्किन डैट कवर बोथ टेस्टिस, जिसके अंदर अपने दोनों टेस्टिस होंगे। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू, इंटरनली डिवाइडेड है, बाहर से आपको डिवीजन नहीं दिखेगा क्लियरली कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। बाहर से जब आप फिजिकली, आप एनाटॉमिकली उसको बाहर से देखोगे तो इट विल बी लाइक अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। ठीक है, डिवीजन नहीं आपको प्रोमिनेंट होगा, बट इंटरनली इट इज डिवाइडेड, एंड इट इज़ डिवाइडेड इन टू चैम्बर, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, बट राइट वाला राइट एंड लेफ्ट वाला लेफ्ट। ठीक है, ओके, जो बात अभी कही थी मैंने कि इट एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर, मतलब टेम्परेचर, जो स्क्रॉटल सैक के अंदर का जो टेम्परेचर है जो ऑप्टिमल है स्पर्म फॉर्मेशन का, वो उसको मेंटेन करना है अगर वो, ठीक है, तो वो थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। आई होप इतना सिंपल पॉइंट है ना, सिंपल से पॉइंट है, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं आ रही होगी। ओके, आगे देखते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट, स्क्रॉटम का वहीं तक खेल था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब स्क्रॉटम ने क्या किया, बेसिकली टेस्टिस था, उसको रखने के लिए हम बॉडी ने एक स्क्रॉटम सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया। उसका मेजर पर्पस है कि वो थर्मली इंसुलेट, मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करे। ठीक है, उस टेस्टिस के इन्वायरमेंट को, और इंटरनली वो लेफ्ट और राइट चैम्बर्स में, लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट, वास्ट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी पहले पता है एपिडाइडिमिस वगैरह सबका कॉन्सेप्ट है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं भी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जो टॉपिक्स नहीं है उसके बारे में पढ़ के अभी क्या फ़ायदा होने वाला है। आगे अपन बायो अगर लेते हैं 11th-12th में, तो ये सारी चीज़ें वापस आएंगी और डिटेल वे में आएंगी। ठीक है, सो वेस्ट डिफरेंस की बात करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में दे रखा है, और एनसीईआरटी का जो अपना डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ पे ये लेबलिंग में है। ओके, तो आप एक बार डायग्राम ज़रूर देखना, और साथ उस डायग्राम को लेके साथ में बैठना जब ये आप टॉपिक देख रहे हो तो। ठीक है, तो कोरिलेट करके ऐसा पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी आपको क्लियर होंगी। ठीक है ना, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। वास डिफरेंस क्या होता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो, किसका, मस्कुलर ट्यूब है, बहुत पतले पतले हैं। ठीक है, ये एक चीज़ और, हाँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये पेयर ऑफ डक्ट्स, मतलब कि जो लेफ्ट साइड का टेस्टिस है वहाँ से लेफ्ट वास डिफरेंस अराइज होगा, और जो राइट साइड का है वो वहाँ से राइट वास डिफरेंस। तो ये बेसिकली क्या कैरी कर रहा है अपने साथ, वो स्पर्म जो फॉर्म हुआ है ना टेस्टिस के अंदर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं, बट नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ उनके बारे में। तो जो ये टेस्टिस जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो इनको कहाँ तक लाना है, इनको बाहर तक लाना है ना, तो वहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा उसमें वास डिफरेंस काम करता है, टेस्टिस से वह कैरी फॉरवर्ड करता है, इसलिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, मस्कुलर ट्यूब, तो वो कैरी करता है स्पर्म्स को। ठीक है, कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। ठीक है, अच्छा, यूरेथ्रा आपको पता ही है, यूरिनरी ब्लाडर से आउटसाइड द बॉडी क्या कैरी करता है, यूरिन वो कैरी करती है ना, यूरेथ्रा। बट जो ह्यूमन मेल है ना, वहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट है, व्हाट इज इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट वो डक्ट होता है जो स्पर्म को बाहर तक, आउटसाइड द बॉडी तक वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो जो ह्यूमन मेल होता है ना, उसका यूरिनरी ब्लाडर तक जो ये वास डिफरेंस वगैरह आते हैं, ये एक जो स्पर्म कैरी करने वाली ट्यूब है उसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, पर देखो ये बायोलॉजिकली बिल्कुल 100% सेंटेंस सही नहीं है, पर मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है कि ये जो वास डिफरेंस ना यूरिनरी ब्लाडर तक आता है, वहाँ पे फिर सेमाइनल वेसिकल्स के कुछ सिक्रीशंस होते हैं, वो दोनों मिलके एक वो दोनों का जो सिक्रीशन है वो एक कॉमन डक्ट के थ्रू जाता है, और वो जाके आगे यूरेथ्रा में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ मतलब यूरेथ्रा कब, जब यूरिन उसमें आने लगा, तो उस पॉइंट पे हम यूरेथ्रा कहते हैं उस डक्ट को। तो ह्यूमन मेल के अंदर क्या होता है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है, यानी वो डक्ट जो स्पर्म को कैरी करे आउटसाइड द मेल बॉडी, और यूरेथ्रा जो यूरिन कैरी करे फ्रॉम यूरिनरी ब्लाडर, वो दोनों स्ट्रक्चर ना सेम है, एक कॉमन ही पैसेज है दोनों का। ठीक है, तो ये होता है जो अपना यूरेथ्रा है, उसी को हम यूरेथ्रा भी कहते हैं जब हम यूरिन के रिगार्डिंग हम बात कहेंगे, और उसको हम इजैकुलेटरी डक्ट भी कहेंगे जब हम उसको स्पर्म के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ कॉमन हो गया है कि जो ह्यूमन मेल है उसके अंदर जो स्पर्म कैरी करने वाली ट्यूब है आफ्टर यूरिनरी ब्लडर, और यूरिन कैरी करने वाली जो ट्यूब है वो एक ही है, दैट इज़ यूरेथ्रा। ओके,
ठीक है, आगे और भी अपन इसको देखेंगे, आगे आएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगी ना। ओके, नाउ होता क्या है, वास डिफेंस क्या कर रहा है, कैरी टेस्टिस से अपने स्पर्म को कैरी कर रहा है और ला रहा है इजैकुलेटरी डक्ट तक, यानी सेमाइनल वेसिकल्स तक ला रहा है, फिर वहाँ से वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जा रहा है कौन, स्पर्म, ठीक है। तो ये अब देखो इसी को समझो, यहाँ पे जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, उसने स्पर्म रिलीज़ करा या नॉट रिलीज़ करा, वो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ, उस स्पर्म को कैरी किया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, स्पर्म और सीमेन। ये जो सीमेन है ना, और ये जो स्पर्म है, जो लास्ट पॉइंट पे जो एक मेल बॉडी जो जब वो इजैकुलेट करती है जो पार्ट, तो उसको हम स्पर्म नहीं कहते हैं, उसको हम सीमेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म है वो सिर्फ टेस्टिस में प्रोडक्शन होता है। जब वो स्पर्म टेस्टिस से वास डिफरेंस से होते हुए सेमाइनल वेसिकल्स के पास आता है, तो सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, कुछ चीज़ें रिलीज़ करती है, जैसे म्यूकस हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, एंटी कोगुलेंट्स वगैरह भी वो करती है। तो वो सारी चीज़ें जब स्पर्म के साथ मिलती है तो ये कॉमन सब कुछ कहलाता है सीमेन। तो जो फाइनल जो इजैकुलेशन होता है वो होता है सीमेन की होती है, ठीक है, वो सीमेन की होती है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में, वहाँ से वास डिफरेंस के थ्रू वो आती है सेमाइनल वेसिकल्स में, वेसिकल्स के पास, वहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स अपने सेमाइनल डक्ट के थ्रू अपने कंटेंट को रिलीज़ करता है, जिसमें म्यूकस होगा, फ्रक्टोज होगा, और भी चीज़ें होती हैं, एंजाइम्स वगैरह भी होंगे। तो वो सारी चीज़ों को जब कॉमन हम कहते हैं तो उसको हम कहते हैं अपन सीमेन, ठीक है। एक रफ़ स्केच अभी जो भी थियोरी पार्ट में हुआ ना, उसको मैं एक रफ़ स्केच के थ्रू यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ क्या है, ये जो सब ये हमारा, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आता है, तो इसको मैंने कहा लेफ़्ट वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस कहाँ से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा कहीं लेफ़्ट टेस्टिस से, ठीक है, वहाँ से निकला होगा और ये कैरी कर रहा होगा लेफ़्ट स्पर्म को, कौन, लेफ़्ट वाला। ये मेरे राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसलिए इसको मैंने कहा राइट वास डिफरेंस। तो ये राइट टेस्टिस से कैरी कर रहा होगा स्पर्म। ये दोनों अलग अलग अपना दोनों डिफरेंट टेस्टिस से ला रहा है स्पर्म को, और यहाँ पे ये इस जगह पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक सेमाइनल वेसिकल, ये जो स्ट्रक्चर मैंने राउंड दिखा रहा है, ये सेमाइनल वेसिकल, ये एग्जैक्टली राइट स्ट्रक्चर नहीं है, एनाटॉमिकली ऐसा नहीं होता है वो, बट यहाँ अपने रफ स्केच बना रहे हैं समझने के लिए। और ये वाला जो लाइन है, ये है ना, ये वाली लाइन, ये जो ये राउंड स्ट्रक्चर से इस वाले पॉइंट पे जो मिला रहा है, उसको कह रहे हैं अपन सेमाइनल डक्ट। तो क्या हो रहा है, सेमाइनल वेसिकल अपने कंटेंट को रिलीज़ कर रहा है सेमाइनल डक्ट के थ्रू, और जब यहाँ पे आ रहा है तो अपन इसको कह रहे हैं ये ट्यूब को इजैकुलेटरी डक्ट। और यहाँ पे अब देखो, ये स्पर्म और ये दोनों मिलके यहाँ सीमेन हो गया, और ये इजैकुलेटरी डक्ट अब आगे ये पेनिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आगे उसके अंदर यूरेथ्रा है, एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर इसको, इस कंटेंट को बाहर पहुँचाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट टेस्टिस से लेफ्ट वास डिफरेंस, राइट टेस्टिस से राइट वास डिफरेंस। सेमाइनल डक्ट का सेमाइनल डक्ट सेमाइनल वेसिकल्स के कंटेंट को रिलीज़ किया इस कॉमन पाथवे में, और यहाँ पे ये क्या हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हुआ, और ये पेनिस के अंदर जब यूरेथ्रा जा रहा है और वो बाहर उसको पेनिस को पेनिस के थ्रू वो रिलीज़ कर दे रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा डिस्कशन हुआ वास डिफरेंस तक। ओके, नाउ ये जो यूरेथ्रा है वो क्या है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा रीड करते हैं। तो यूरेथ्रा, एज आई स्पोक कि यूरेथ्रा इट अराइजेज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से ही अराइज होता है, बिकॉज इसका काम है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आउटसाइड द बॉडी ट्रांसपोर्ट करना, कैरी यूरिन एंड स्पर्म। अगर ये सिर्फ ह्यूमन मेल की बात हो रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैरी यूरिन एंड स्पर्म। अगर ह्यूमन फीमेल की बात होती है तो यहाँ सिर्फ होता है कैरी यूरिन, ओके। तो इट इज़ अ कॉमन पैसेज, ठीक है, यूरेथ्रा इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। ओपन आउटसाइड थ्रू पेनिस, वो तो अपन ने देखा। हाँ, एक बात और, लेंथ, ऑल्दो वी आर डिस्कसिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट अपन यहाँ पे एक साथ मेल और फीमेल दोनों के अंदर इसकी लेंथ ले लेते हैं। मेल के अंदर क्या होगी इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर यूरेथ्रा की लेंथ होगी, और फीमेल के अंदर इट विल बी शॉर्टर, डैट इज़ 4 सेंटीमीटर। इंच में कन्वर्ट करके आप देख लेना कितना बनता है, ठीक है। ऑलमोस्ट
ओके चलो ठीक है, एक चीज़ और, यूरेथ्रा इज यूरेथ्रा क्या कर रहा है अपने का अंदर, एक जो ऊपर मैंने ये सब करा है, लिखा है, उसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने ट्राई करा है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, आप देखो ऐसा कि एक अपना यूरिनरी ब्लैडर है ये, ठीक है, इससे यूरेथ्रा निकला और वो बाहर, मेल और फीमेल दोनों में क्या करेगा, बाहर ही वो यूरिन को या अगर मेल की बात करें तो जो भी उसके कंटेंट होगा उसको आउटसाइड द बॉडी है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ से, फ्रॉम ब्लैडर से। बेसिकली यूरेथ्रा यही है ना, अपन ने तो यही देखा, अराइजेज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो ठीक है, अराइज हुआ ब्लैडर से और ये यूरेथ्रा और आउटसाइड बाहर कर देगा। ठीक है, अगर ये मेल का केस होगा तो क्या हो जाएगा, इट ऑल्सो एक्ट एज ए इजैकुलेटरी डक्ट जो स्पर्म को कैरी करेगा, डेट सीमेंस को, और मेल के अंदर कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन, जबकि फीमेल के अंदर इट कैरी ओनली यूरिन, है ना। तो बहुत सिंपल है यूरिनरी यूरेथ्रा के बारे में। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ पेनिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसके बारे में जो मोस्टली इसकी डेवलपमेंट होती है ना मेल के अंदर, जब बॉय एक प्यूबर्टी अटेंड करता है तो जो इसके एनाटॉमिकल फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर फर्दर ग्रोथ होता है। तो उस ग्रोथ के कारण व्हाट वी आर डिस्कसिंग, एक रिप्रोडक्टिव एक्टिव मेल के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अ बॉय जो अभी प्यूबर्टी अटेंड जिसने नहीं की, उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। वो बॉय और टीन एज जिसने बॉय टीन एज जिसने अपना प्यूबर्टी अटेन कर लिया, उसके रिगार्डिंग अपन सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिफोर प्यूबर्टी अटेंड करने वाले बच्चों पे ये नहीं अप्लाई होती ये चीज़ें। ओके, नाउ इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो थिक स्ट्रक्चर, मस्कुलर ऑर्गन होता है पेनिस के अंदर, बोन विल बी एब्सेंट। ठीक है, दैट इज़ नंबर, इट इज़ टोटली अ मस्कुलर, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ऑब्वियसली एक्सटर्नल का मतलब आप समझते हो। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिस के अंदर वो है कि इसके जो टिश्यू होते हैं ना वो इरेक्टाइल टिश्यू है, एज नेम इज सजेस्टिंग इट विल इरेक्ट। ठीक है, तो जो पेनिस के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो किस टाइप के होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, और इसके पीछे रीज़न है ये ऐसा क्यों होते हैं। देखो, when the penis is filled with blood during sexual arousal it leads to erection। नॉर्मली जो पेनिस के अंदर जो एक नॉन सेक्सुअल अराउजल का केस है या नॉन सेक्सुअली एक्टिविटी की केस है तो उस टाइम पे ये पेनिस अपने फुल लेंथ अटेन नहीं करता। इट इज़ मोस्टली लाइक आप इट इज़ अ फ्लैसिड स्टेट, ओके, नॉर्मल स्टेट में रहेगा। बट एज इट इज़ द सेक्सुअल अराउजल अराइजेज, मतलब वो स्टार्ट होती है, सेक्सुअल अराउजल के फेज आता है, तो फिर जो पेनिस के अंदर जो टिश्यूज़ हैं ना, इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर ब्लड का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। ठीक है, तो उस ब्लड के फ्लो होने से वो सारे उनके जो कैविटी मान के चलो वो उसके अंदर क्या फिल होगा वो ब्लड। ठीक है, तो उस कारण से उनका लेंथ इंक्रीज होगा और एट द सेम टाइम उनकी विड्थ या गर्थ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उस स्टेट में ये जब रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड उधर होगा और वो ब्लड से भर जाएगा, देन इट अटेन द इट्स मैक्सिमम साइज। ओके okay, why did as it is an external organ of male reproductive system, so it is used to insert into the vagina of the female। और ठीक है, और एज इन ह्यूमन द स्पर्म इज नॉट रिलीज आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इट इज रिलीज इनसाइड द फीमेल बॉडी फॉर बेटर चांस ऑफ कॉन्सेप्शन एंड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, so it helps, तो penis helps to carry the sperm from the male body to inside the female body। और जब एक जो फुल इरेक्शन और मैक्सिमम इरेक्शन उस पेनिस की होगी तभी वो इंसर्ट हो पाएगा वेजाइना ऑफ द फीमेल के अंदर। ठीक है, सो इट इज़
दैट पार्ट। तो ये इरेक्टाइल टिश्यू का होता है और इट इज़ filled with blood during sexual arousal leads to erection. Okay, now inserted into vagina of the female, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट और एजैकुलेशन भी फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा ह्यूमन के केस में। ठीक है, तो पेनिस के अंदर दो इसके फंक्शन होंगे, एज आप सब अभी तक देख लिया है आपने। पहला तो होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होगा उस टाइम पे इसका काम होगा प्राइमरली कि ये स्पर्म को कैरी करे इनसाइड द फीमेल बॉडी और वहाँ उसका इजैकुलेशन कराए। ठीक है, सेकेंड वन इज़ द मिक्चुरेशन, दैट इज़ ह्यूमन मेल के अंदर इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ यूरिन। तो जो यूरिन का रिलीज होता है दैट इज़ मिक्चुरेशन। ठीक है, तो उसका हेल्प करेगा ये। ठीक है, एट द सेम टाइम इतनी बातें स्पर्म की हुई है, थोड़ी सी और बातें स्पर्म के बारे में बातें हो रही है, तो थोड़ी सी 1-2 पॉइंट है स्पर्म का, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा स्पर्म के अंदर, ये होगी कि इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी तक जितना हमने गैमेट की बातें की है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ये आप सब आपको अभी तक जितनी भी डिस्कशन हो, तो हमारे जो ह्यूमन मेल के अंदर जो मेल स्पर्म है दैट इज़ अ मेल गैमेट। तो यहाँ पे वो सारी बातें स्टार्ट होगी कि हाँ ये जेनेटिक मटेरियल होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जहाँ पे वेरिएशन आएंगे, और ये सब वो सारी बातें स्पर्म पे ही आके अपना बैठता है, कन्फाइन होता है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यही तो वो चीज़ है जो आगे एक न्यूबॉर्न बेबी को डेवलपमेंट करेगा। तो यही तो वो चीज़ है जो मेल के, जो ह्यूमन मेल है, जो जिसकी स्पर्म है, वो उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को कैरी कर रहा है आगे नेक्स्ट जनरेशन में देने के लिए। ठीक है, अच्छा, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो हेड ऐसे हेड, नेक और टेल में वो हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, चार फेज होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं उसके। बट यहाँ पे बेसिकली हम टेल के बारे में लिखी हुई है, तो अपन ना सिर्फ टेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो स्पर्म का टेल होता है, ठीक है, वो हेल्प करता है मूवमेंट टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल। सो ये जैसे टेल की रिंगलिंग मूवमेंट होती है ना, तो वो रिंगलिंग मूवमेंट परफॉर्म करके टेल स्ट्रोक देता है स्पर्म को, ताकि वो आगे उसका जो जहाँ से वो रिलीज़ हुई है फीमेल बॉडी के अंदर, वहाँ से वो फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस तक जा पाए। तो वो जो मूवमेंट होता है टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल, वो टेल जो स्पर्म का टेल है वो असिस्ट करता है, वहाँ पे गाइड करता है। एक तरह से गाइड कहना थोड़ा गलत है, पर तुम्हारे लेवल पे चल सकता है। वैसे तो कीमो केमिकली अट्रैक्टिव प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे चल सकता है। आई हैव डैट मतलब मेरे को बेनिफिट है, क्योंकि अभी आप 10th में हो, तो अभी उतने भारी भरकम शब्द नहीं यूज़ करना है अपने को कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो ये पूरी थी स्पर्म की बात, है ना। अपन देखते हैं थोड़ा सा और एसेसरीज ग्लैंड के बारे में। देखो, ये सारा डिस्कशन क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव के जो हमारे मेन जो ऑर्गन्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्टिव, पर कुछ एसेसरीज ग्लैंड भी है जो इसको सपोर्ट करते हैं इस प्रोसेस को, है ना, किस तरह से हार्मोनल लेवल पे, केमिकल लेवल पे। ठीक है, तो बेसिकली एसेसरी ग्लैंड्स हैं, तो ग्लैंड्स का आपको पता है क्या होता है, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड, ध्यान आ रहा होगा कुछ, है ना। तो लाइक पहला अपन इसके अंदर 3 ग्लैंड देखेंगे, और वो 3 ग्लैंड होता है कौन कौन, सेमाइनल वेसिकल, कॉपर्स, एंड एक और है प्रोस्ट्रेट। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं एसेसरी ग्लैंड के अंदर। पहला टॉपिक है हमारा सेमाइनल वेसिकल्स। तो सेमाइनल वेसिकल्स, जैसे अभी हमने अपने प्रीवियस डिस्कशन में देखा था कि वास डिफेंस जब कैरी करते हैं स्पर्म को, तो वो आते हैं सेमाइनल वेसिकल्स के पास, और वहाँ सेमाइनल वेसिकल्स अपने कंटेंट भी उसमें रिलीज़ करते हैं, और वो पूरा पार्ट सीमेन फिर आगे वहाँ से कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो अपन प्रीवियस डिस्कशन था। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले कि ये पेयर्ड ग्लैंड है, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से, इसको मिस मत करना। ये पेयर है, दैट इज़ सिंगल नहीं मिलेंगे हमारे को, पेयर मिलेंगे। दूसरा ये क्वाइल ट्यूबुलर ग्लैंड है, ट्यूब्यूल्स होंगे, ट्यूब होंगे। देखो, ट्यूब होंगे तभी तो वहाँ से कुछ चीज़ ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। ठीक है, कहाँ मिलते हैं ये, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, कितना लेंथ होता है इनका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रहे तो सही है आपके लेवल पे। 5 सेंटीमीटर
इसकी लेंथ होती है, काफ़ी छोटी होगी 5 सेंटीमीटर एज्यूम करो आप अपने मेजरमेंट स्केल को देखो, वहाँ 5 सेंटीमीटर का लेंथ कितना बड़ा होता है आप देख लो। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये नीचे वाले सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेमाइनल वेसिकल के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात कि जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं ना, ये पूरे सीमेन का 70% पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उस सेमाइनल फ्लूइड के सीमेन के अंदर, ठीक है। इनकी सीक्रेशन की वजह से इनका जो सीक्रेशन होता है वो येलो इन कलर होगा, थोड़ा अल्कलाइन होगा, यानी कि ये न्यूट्रलाइज करेगा पीएच, एसिडिक पीएच को, ठीक है। जो भी आप देखो ये अल्कलाइन के पीछे क्या होता है मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा आगे एक बार अभी देख लेते हैं कि ये सीक्रेट करता है येलो, अल्कलाइन एंड विस्कस फ्लूइड। विस्कस मतलब आपको पता है ना, थोड़ी गाढ़ी लिक्विडिटी जिसमें थोड़ी कम हो, है ना, तो वो होता है विस्कस। अब इसके सारे यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो ये इस वाले पार्ट को देखना, ऐसे आप तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वाला भी अगर याद हो जाए तो बहुत है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि इतना तो कर लेना, ये वाला अगर याद रहता है तो ठीक है, एक एक लाइन का ही है, मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं वो बेसिकली 4 चीज़ें सिक्रेशन उनके सिक्रेशन में ये 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है अल्कलाइन फ्लूइड, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फोर्थ वन इज़ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है आई थिंक इतना, तो तुम एक बार इसको बस इसके नाम भी अगर तुम्हें याद रहें तो डैट इज़ मोर देन सफिशेंट है। बट अब लिखा है तो थोड़ा समझाना तो पड़ेगा ही, है ना, कि अल्कलाइन फ्लूइड है तो उनका क्या काम है। तो ये बेसिकली देखो स्पर्म क्या होगा ना, स्पर्म बहुत ही सेंसिटिव होता है, गैमेट है बहुत ही सेंसिटिव होगा। तो जो ह्यूमन मेल के अंदर क्या हो रहा है कि जो यूरेथ्रा, इट इज़ अ कॉमन पैसेज बोथ यूरिन एंड फॉर डैट स्पर्म। तो यूरिन की वजह से ना अब एक दिन में इंसान बहुत बार यूरिन पास करता है ना, तो वो यूरिन पास करने के कारण जो यूरिन का पीएच हो तो एसिडिक होता है, ठीक है। तो उस एसिडिक के कारण उस पूरा यूरेथ्रा का जो पैसेज होगा वो कहीं ना कहीं ट्रेसेस में एसिडिक होगा ही होगा, क्योंकि यूरिन वहाँ से पूरे दिन में मल्टीपल टाइम पास होती है। तो स्पर्म अगर अगर हम स्पर्म को उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर देंगे जो एसिडिक है, तो वो स्पर्म की जो फंक्शनैलिटी है उसको ख़त्म कर देगा, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो फंक्शनली जो हमारा स्पर्म है वो फिर फंक्शनली एक्टिव नहीं हो पाएगा और उसका जो काम है वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो एसिडिक आ गया है उस यूरेथ्रा के अंदर, उसको हमको न्यूट्रलाइज कराना है। तो ऑब्वियसली उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक बेसिक चाहिए सब्सटेंस या फ्लूइड जो जब वो पास करे तो वो जो पैसेज है अगर एसिडिक है तो कहीं पे तो वो न्यूट्रल हो जाए, एसिड और अगर बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो ऑब्वियसली न्यूट्रल पीएच के हिसाब से होंगे, है ना। तो डेट वाइज ये अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा। फ्रक्टोज इट प्रोवाइड एनर्जी। एक बार जब क्या होता है ना, एक बार जो रिलीज हो गई है स्पर्म, अगर या तो इजैकुलेटरी डक्ट में आ गई है तो फीमेल बॉडी के अंदर आ गई, तो फिर उसके पास उसको जो मूवमेंट करना है और जहाँ और एग तक या ओवम तक जाना है, तो उसके लिए एनर्जी, इट इज़ हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस। तो वहाँ तक जाने के लिए उसको एनर्जी आएगी कहाँ से, कोई बाहर से ऐसा तो है नहीं सिस्टम जिसके थ्रू उसको एनर्जी मिले, तो उसके पास खुद का एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर डैट रीज़न फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फ्रक्टोज इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो इट इज़ इट प्रोवाइड द एनर्जी। नेक्स्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करता है, देखो जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज हो गया तो फीमेल बॉडी इसको कैसे उसकी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है फीमेल बॉडी के अंदर, तो इट मे ट्रीट इट लाइक अ फॉरेन बॉडी। ऑब्वियसली फॉरेन बॉडी है, स्पर्म तो फीमेल की खुद के अंदर का प्रोडक्शन नहीं है, तो उसके लिए जो भी बाहर से आ रहा है वो फॉरेन बॉडी है। और तुम्हें पता है कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी अगर डिटेक्ट होता है बॉडी के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर, तो वो उसके खिलाफ डिफेंसिव मैकेनिज्म अप्लाई करती है और उसको फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश करती है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। अगर ऐसा फीमेल बॉडी इस तरह से रिएक्ट करने लगे तो स्पर्म कभी भी फर्टिलाइज तो नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसके वजह से क्या होगा, वो हमेशा उसको डिस्ट्रॉय कर देगी फीमेल बॉडी अगर वो होस्ट है तो।
तो इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए उसके अंदर कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और उसका काम होता है जो फीमेल के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करना, मतलब उसके डिफेंस, जो उसका डिफेंस मैकेनिज़्म है जो एक्टिवेट हो जाएगा उस रेस्पॉन्स को, तो वो जो रेस्पॉन्स के कारण ही होता है ना, उसको जैसे पता चलता है वो मैसेज देता है, तो उस मैसेज पार्ट को वो सप्रेस कर देना चाहता है, ठीक है, ताकि वहाँ तक मैसेज ना जा पाए कि कोई बाहर की कोई बॉडी आई है और ये फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हो पाए, ठीक है। और नेक्स्ट इज क्लोटिंग फैक्टर। क्या इसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं बताना चाहता क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा मामला। तो आप इतना देखो, ये हमारा सारा काम हो गया सेमाइनल वेसिकल्स के, और बेसिकली ये इसका 70% बनाता है, येलो अल्कलाइन एंड विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, और ये 4 चीज़ें ये रिलीज़ करती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो वी विल टेक द सेकेंड पार्ट। बहुत थोड़े छोटे छोटे पॉइंट है, फिनिशेस आज ही अपन कर लेंगे सब कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, लाइक सेमाइनल वेसिकल, ये सिंगल है या पेयर्ड है ये आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में। तो इट सिक्रेट द मिल्की फ्लूइड। अब देखो इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर डिस्कशन थोड़ा बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा और उतने टर्म्स, हमारे टर्मिनोलॉजी हमारे सिलेबस में नहीं है तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहते हैं वेल एंड गुड, 2-2 पॉइंट भी लिख दोगे तो इट इज़ मोर देन एनफ। एग्जामिनर खुश हो जाते हैं वैसे, कितना ज़्यादा बच्चे लिखते नहीं हैं डिटेल में। तो आप अगर इतना ध्यान रखना बस कि अभी थोड़ा डिस्कशन इसका मैं ब्रॉड नहीं करना चाहता हूँ, बस इतने तक रखना, पॉइंट जितने मेंशन है वो उतने तक रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इट सिक्रेट्स द मिल्की फ्लूइड। जो भी सीमेन रिलीज होता है ना, जब वो इजैकुलेट होता है तो उसका कलर लिटिल मिल्की होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, तो उसमें प्रोस्टाग्लैंड का सिक्रीशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके वजह से क्या करता है, मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, जब एक बार फीमेल बॉडी के अंदर चला जाता है ना तो मूवमेंट ऑफ द स्पर्म वेज, क्योंकि जहाँ पे रिलीज होती है ना वहाँ से, ये तो रिलीज होती है मोस्टली वजाइना और सर्विक्स वाले पार्ट के पास, है ना, तो वहाँ से फेलोपियन टिप तक जाने के लिए उसको मूवमेंट करना होगा, तो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म में हेल्प करता है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड है, जितने हम अभी 3 ग्लैंड डिस्कस करेंगे उसमें ये लार्जेस्ट है, और इसका जो साइज होता है वो चेस्टनट या वॉलनट साइज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ग्लैंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं डैट इज अ कॉपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका सेकेंड नेम ये है, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, ये पेयर्ड ग्लैंड है, इससे पहले पेयर्ड ग्लैंड कौन था, सेमाइनल वेसिकल था, ठीक है। ये क्या रिलीज करती है, ये प्री इजैकुलेट रिलीज करती है। प्री इजैकुलेट क्या होता है ना, कि जो एक्चुअल स्पर्म होता है ना उसके बाहर आने से जस्ट पहले एकदम वाटरी लिक्विड एक छोटे अमाउंट में रिलीज होती है, डैट इज़ वाटरी लिक्विड, एकदम बहुत लिक्विडिटी होती है उसमें और वो वाटरी होती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्री इजैकुलेट, जो एक्चुअल इजैकुलेट से जस्ट पहले रिलीज हो जाती है, ठीक है। पर इसके रिलीज होने के पीछे भी साइंस है। वो साइंस क्या है, एक तो न्यूट्रलाइज करती है एसिडिक यूरिन, ठीक है। देखो स्पर्म बॉडी बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती, तो उससे पहले उसने सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर भी डाला जो अपने एसिडिक अल्कलाइन पार्ट डाला जो एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा को मिनिमाइज करे, और उससे वो तो एक्चुअली सीमेन का पार्ट है ना, बट एक प्री इजैकुलेट भी बॉडी रिलीज करती है जो उस पूरे पैसेज को एसिडिक अगर न्यूट्रलाइज करे, एसिडिक पार्ट के यूरेथ्रा के एसिडिटी को अगर है कहीं ट्रेसेस में भी तो उसको न्यूट्रलाइज करते हुए इजैकुलेट हो जाए, ठीक है। और दूसरा एक काम ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये यूरेथ्रा जो होता है ना वो उसके अंदर से क्या यूरिन जा रहा है जिसके अंदर क्रिस्टल भी हो सकते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं, और उसके कारण ना उसका जो पैसेज यूरेथ्रा का वो ड्राई भी बहुत हो सकता है ना, तो वो क्या करता है इस पैसेज को ल्यूब्रिकेट करता है, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन करने से क्या होगा कि जो भी मैकेनिकल डैमेज स्पर्म को यूरेथ्रा के वॉल से हो सकती है वो सबको ये मिनिमाइज कर देता है। तो कॉर्पस ग्लैंड और ये बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड का बेसिकली क्या काम है कि न्यूट्रलाइज करती है एसिडिक
एसिडिटी ऑफ यूरिन का यूरेथ्रा के अंदर, और दूसरा कि मैकेनिकल डैमेज ना हो स्पर्म को बिकॉज ऑफ यूरेथ्रा के जो वॉल्स हैं उसके थ्रू, तो उसके पहले ये लुब्रिकेशन का काम करती है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या डिस्कस किया आज अपन इस लेक्चर में, वी हैव डिस्कस द डिफरेंट part of male reproductive system as well as the accessory ducts, accessory system जिसके अंदर हमारे 3 डक्ट हैं, 3 ग्लैंड हैं, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन।